हेलो स्टूडेंट्स, सो आई एम बैक विद अ वीडियो एंड आज हम सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आई एम रियली सॉरी दैट सोशियोलॉजी रिलेटेड वीडियो डालने में थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा लेट हो गया बिकॉज इसके लिए चाहिए डेडिकेटेड अच्छा खासा टाइम। सो इसीलिए मेरा ये था कि एक बार मेरा थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा आराम से थोड़ा टाइम मुझे मिल जाए तो मैं अच्छे से शूट करूँ। सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम एंड लेट्स स्टार्ट। सो हम लोगों ने बात करी थी, जो हमारा लास्ट वीडियो था सोशियोलॉजी से रिलेटेड, उसके अंदर हमने ये जो सारे चैप्टर्स इस बुक के अंदर उसके अंदर क्या हमने पढ़ना है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी है, टर्म्स और की क्या यूज़ होती है सोशियोलॉजी में, हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझा, कल्चर और सोशलाइजेशन के बारे में समझा, फिर सोशियोलॉजी के रिसर्च मेथड्स क्या क्या होते हैं कि बिना रिसर्च मेथड के कोई रिसर्च वैल्यूएबल नहीं मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने पढ़ी थी, है ना। तो आज इस पूरे चैप्टर में भी हम लोग जो है किसको हम लोग कवर करने वाले हैं, आज हम लोग कवर करेंगे ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसको। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। अब देखिए सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी जो होता है ना, वो दो शब्द हैं। आपको समझ आ रहा है कि अच्छा सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी जो है वो किससे रिलेटेड है। एक तो हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और कैसे सोशियोलॉजी सोसाइटी से रिलेटेड है ये चीज़ हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, है ना। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है ये दो चीज़ें पढ़कर। अब देखो सोशियोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि स्टडी ऑफ द सोसाइटी। तो डेफिनेटली सोशियोलॉजी सोसाइटी से तो लिंक्ड है ही ना, मतलब एट दी एंड अगर हम देखें तो। अब देखो इसके अंदर ना जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, हमेशा ना इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ा करो क्योंकि ये आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। देखो इसके अंदर क्या लिखा है कि जनरली क्या होता है कि हमें ऐसी एडवाइस दी जाती है कि तुम लोग बहुत मेहनत करो और तुम लोग लाइफ में जो है काफी अच्छा करोगे, है ना। जनरली हम लोग कहते हुए सुनते हैं, कहते हैं चलो बेटा 12th में अच्छे मार्क्स ले आना, 10th में अच्छे मार्क्स ले आना, कॉलेज अच्छे से कर लो बेटा, चलो अब सिर्फ जॉब ही ले लो। तो इस तरीके की बातें जो है हम लोग डेफिनेटली सुनते हैं। तो इसी बारे में ये बता रहा है कि हमें सोसाइटी में कहा जाता है कि स्टडी हार्ड एंड यू विल डू वेल इन लाइफ। कि लाइफ को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं किससे, करियर से। कि हमारी लाइफ तब सफल हो रही है जब हम स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना। सेकंड एडवाइस क्या दे रहा है ये कि अगर आप एक सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट पे कमांड कर लो ना आप बढ़िया वाली, तो क्या होगा कि आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा कर लोगे। यानी कि अगर मैं आज बैठकर सोशियोलॉजी अच्छे से पढ़ लूँ तो मैं बहुत मतलब आईआईटी दिल्ली की प्रोफेसर बन सकती हूँ। इस तरीके से मैं सोच सकती हूँ इस चीज को। या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट पे आप मैथ्स अच्छा कर लो तो आप जेई को क्रैक कर सकते हो, है ना। ये सारी चीजें नीट के अंदर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे कमांड ले ली तो यू कैन क्लियर नीट। सोशियोलॉजी के लिए आपने सोशियोलॉजी पे कमांड ले ली तो आप काफी अच्छे, आपने यूपीएससी की तैयारी सोच ली उसके अंदर आपने अच्छे से सोशियोलॉजी ऑप्शन ले लिया तो इसके अंदर आपका काफी अच्छा खासा जो है वो वैल्यू ऐड कर देगा। तीसरी चीज क्या होती है, हम लोग क्या है जेंडर के हिसाब से चीजें करते हैं कि यार तू लड़का है तो तू जो है बायोलॉजी चूज मत कर, तू लड़की है तो तू मैथ्स चूज मत कर, तू आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट चूज कर ले वो तेरे लिए बेटर रहेगा। जनरली हम लोग ये कहते हुए सुनते हैं, मतलब सोसाइटी ने क्या किया है सब्जेक्ट्स को भी एनजेंडर कर दिया है। इट इज यू नो द एनजेंडर्ड बाय द सब्जेक्ट्स। सो ये एक चीज होती है जो काफी यूज होती है कि मतलब हमारे जो सब्जेक्ट्स है ना वो भी जेंडर पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिवाइड हो गए हैं। कि हम लोग जनरली सुनते हैं कि होम साइंस नाम सुनते ही लगता है कि अच्छा लड़की नहीं लिया होगा, या फिर आर्ट्स का सब्जेक्ट है एमए कर रहा है कोई तो सोचते हैं कि अच्छा कोई लड़की होगी, मतलब फर्स्ट हमारे माइंड में इंस्टेंस आता है। टीचर है कोई, फर्स्ट आता है कि कोई लड़की पढ़ा रही होगी, पक्का प्रोफेसर है तो कोई लड़की होगी। वो एक धारणा बनी हुई है हमारे अंदर। तो वो इसके बारे में ये बात हो रही है। उसके बाद आता है फोर्थ चीज, यानी कि क्या बोल रहा है कि आपकी जो फैमिली और फैमिली नीड्स यू टू गेट अ जॉब सून, सो व्हाई नॉट चूज अ प्रोफेशन जिसके अंदर ज्यादा टाइम लगे ही ना, या फिर फैमिली बिजनेस चूज कर लो सबसे बढ़िया। तो ये कहा जा रहा है, देखो कैसे आपको कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे सोसाइटी क्या कर रही है, हर चीज में करियर लेकर आ रही है। कि बेटा आज पढ़ाई कर ली तो कल आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा, आज पढ़ाई कर ली तो आपको प्रोफेशन अच्छा मिल जाएगा। आज आप पढ़ाई करते हो और एक ऐसा सब्जेक्ट चूज कर रहे हो जो सोसाइटी के हिसाब से जेंडर्स में बटा हुआ है और आप उस हिसाब से चूज कर रहे हो तो आप बड़े सक्सेसफुल हो, आपकी बहुत इज्जत होने वाली है सोसाइटी में, है ना। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं इसमें। तो इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, सोसाइटी किस तरीके से सोसाइटी करियर को कनेक्ट कर रही है उसके बारे में बताया गया है। अगर मैं इसको एग्जामिन करूँ ना इन एग्जाम्पल्स को, आपको क्या लगता है कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें क्या है, स्टडी हार्ड यू विल डू वेल इन लाइफ। यानी कि पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर है। अगर मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ तो मेरी जो लाइफ है वो बढ़िया चलेगी आगे। तो हर चीज मेरे ऊपर आ गई है और कोई तीसरा दूसरा और कोई इंसान इसमें इन्वॉल्व नहीं है।
लेकिन अगर आप सेकंड वाला पढ़ो ना, इसके अंदर एक बंदा आ गया है, कौन? सब्जेक्ट। एक चीज आ गई है सब्जेक्ट, यानी कि अगर सब्जेक्ट पे होल्ड होगी ना तभी मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। फिर और ज्यादा हम लोग इसको नैरो कर देते हैं। किस पे आ गए? हम आ गए बॉय एंड गर्ल पे, कि अच्छा अगर तू लड़का है तो तू ये चूज कर, लड़की है तो ये चूज कर, यानी हम एक और चीज लेकर आ गए हैं। फिर चौथी चीज होती है दैट इज फैमिली, कि अब आ रहा है कि भाई फैमिली कह रही है तुम ऐसा प्रोफेशन चूज करो जिसमें टाइम ही नहीं लगे ज्यादा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हर चीज में कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज में एक नया नया फैक्टर आता जा रहा है। फोर्थ वाले के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ पर्सनल एफर्ट नहीं है, ये भी बात हो रही है कि भाई फैमिली के हिसाब से चलो। सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया है। फिर जेंडर, यानी चार चीजें हमने देखी। पहला पर्सनल एफर्ट की बात हो रही है फर्स्ट के अंदर, कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। दूसरी चीज हो रही है इसके अंदर बात कर रहा है सब्जेक्ट, यानी कि जॉब मार्केट के अंदर कौन से सब्जेक्ट में बढ़िया कमांड है जिसकी वजह से मुझे ज्यादा जॉब मिल पाए। तीसरी में हमने जेंडर लेकर आ गए, चौथी में फैमिली आ गई, सोशल बैकग्राउंड आ गया। राइट, आप देख रहे हैं कैसे एक छोटी चीज जो है पूरी सोसाइटी बना रही है उसको। फिर उसके ऊपर आता है कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल एफर्ट्स जो होते हैं ना वो आपके आउटकम्स डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट वाले के अंदर क्या हो रहा है, इंडिविजुअल एफर्ट्स डिफाइन कर रहे हैं क्या, आउटकम्स। फिर सेकंड वाले में क्या हो रहा है, जॉब मार्केट के हिसाब से चीजें हो रही है। फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और जेंडर हो गए। तो यानी इसमें क्या ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि यार कौन से अच्छी जॉब होती है, क्या सोशल नॉर्म्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करियर के अंदर। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है वो क्या कर रही है, सोसाइटी के अंदर करियर का एक पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया है। आप देख रहे हो कैसे हमारे अंदर जो है वो थिंकिंग एम्बेड करी जाती है बचपन से ही, कि मैथ्स में लड़कियां वीक होती है और लड़के काफी स्ट्रांग होते हैं, पर जरूरी थोड़ी है। तो इस तरीके की जो थिंकिंग है ना वो बचपन से ही हमारे अंदर जो है डेवलप हो जाती है, समझ रहे हो ना आप। तो ये इस पूरे फर्स्ट पेज के अंदर जो है लोगों ने ये चीज समराइज कर दी है ना। अब देखो क्या है, द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी आर अगेन डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल परस्यूएशन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो इकोनॉमी है, अब इकोनॉमी की बात लेकर आ रहा है ये चैप्टर, इसके अंदर ये बोल रहा है कि अब इकोनॉमी वाला जो फैक्टर होता है, ये हमने करियर की बात करी, अब बोल रहा है इकोनॉमी जो फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर है उसके अंदर कौन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, हमारी पॉलिटिक्स। हमारी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज है जो कि गवर्नमेंट बना रही है, ये हमारी इकोनॉमी को शेप कर रही है। यानी यहाँ पे भी इंडिविजुअल अपने डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। हमें लगता है ना कि सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल का एक एफर्ट होता है, एक डिसीजन होता है, दैट इज नॉट द केस एट ऑल। सोसाइटी जो है वो पूरी की पूरी किससे बनी है, इंडिविजुअल से बनी है। लेकिन इंडिविजुअल जो है हर हर बार हर एक स्टेप में सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। यही इस चैप्टर में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है आप लोगों के माइंड में। अब इंडिविजुअल स्टूडेंट है, अब ये जो एक स्टूडेंट है वो कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी चीज है तो वो हर चीज पॉलिटिकल इकोनॉमिक मेजर लेगा, सोशल बैकग्राउंड लेकर आएगा बीच में। जैसे छोटे से एग्जांपल से समझाऊं कि एक बच्चा है जो बैंक की तैयारी करना चाहता है, एक बच्चा है जो यूपीएससी की करना चाहता है। अब मान लेते हैं मैं करना तो यूपीएससी की चाहती हूँ तैयारी, है ना, और सेल्फ स्टडी से भी हो सकती है मुझसे, है ना। लेकिन पीयर प्रेशर के अंदर आकर मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग बेटर है, और मुझे अब मैंने सोच लिया कि यार कोचिंग मुझे ज्वाइन करनी है। अब मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है तो क्या मतलब मेरा ये जो डिजायर है वो सिर्फ अकेला काफी है मेरी कोचिंग के लिए? नहीं, मुझे देखना पड़ेगा मेरी फैमिली अफोर्ड कर सकती है क्या, मेरी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी है या नहीं है। मान लीजिए कि मेरी फैमिली की कंडीशन नहीं है उतनी अच्छी, माय फादर इज अ वेज लेबरर या कुछ भी हो सकता है कि मतलब एक मीनियल जॉब्स वो कर रहे हैं, तो क्या मैं कोचिंग जा पाऊंगी? ऑब्वियसली मुझे एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी या तो, लेकिन ऐसे मैं नहीं जा सकती, नहीं मैं ज्वाइन कर सकती। तो मेरा ये जो इंडिविजुअल डिजायर है दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट इट। I need to also, take into perspective what my social background, मेरी family conditions कैसी है, ये चीजें भी मुझे देखनी पड़ रही है ना। हर एक चीज के अंदर, हर एक चीज के अंदर देखो आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उसके अंदर भी है ना, आप ये देख रहे हो कि यार मेरे को ये बेटर है या नहीं है। उसके अंदर भी जॉब मार्केट आ जाता है, हमें कहते हुए सुनते बेटा साइंस ले ले आगे जाके बहुत हेल्प होगी, है ना। तो हर एक चीज जो है ना वो सोसाइटी डिफाइन कर रही है, हर एक चीज इस पे डिपेंडेंट है, हर एक क्वेश्चन के कि क्या ये सोसाइटी के हिसाब से रेलेवेंट है ये चीजें, है ना, वो चीज आ जाती है। अगर हम इस पैराग्राफ को समझे, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट गुड जॉब मींस डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट सोसाइटीज। हर एक सोसाइटी जो है डिफरेंट तरीके से लेती है हर एक चीज को। अब इसके अंदर क्या लिखा है कि फॉर एन इंडिविजुअल इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर ऑफ हिज और हर रेलेवेंट सोसाइटी। यानी कि अगर मैं अमेरिका में हूं और मेरा इंटरेस्ट है एक्टिंग के अंदर, या फिर मेरा इंटरेस्ट है आई जस्ट वांट टू बी अ सिंगर लाइक सेलेना,
तो वो चीज बहुत अच्छी देखी जाएगी, है ना। लगेगा अच्छा सिंगर बनना चाहती है बेटी, लेकिन अगर मैं अभी मेरे पापा को जाके बोलूँ कि मुझे सिंगिंग में अपना करियर परस्यू करना है, ही विल बी शॉक्ड, ही विल बी लाइक बेटा यू आर अ प्रोफेसर, व्हाई यू वांट टू डू सिंगिंग सडनली। तो नोबडी विल एक्सेप्ट इट। या फिर कुछ भी, मतलब मैं 12th में हूँ तब भी मैं कह रही हूँ मुझे आर्टिस्ट बनना है, नोबडी विल सपोर्ट इट, राइट। बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है वो थोड़ा आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड नहीं है। दे आर लाइक या तो आप साइंस ले लो, या फिर आप मैथ्स ले लो, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लो जिससे आईएएस ऑफिसर बन सको, या फिर बैंक वैंक में चले जाओ, या एसएससी ले लो, है ना। तो हर चीज जो है इसी पे डिपेंडेंट होती है कि हमारी सोसाइटी कैसी है, यानी जैसे सोसाइटी में हम रहते हैं ना उसी तरीके की चीजें होती है। तो अब ये जो पूरे के पूरे आइडियाज है ना ये सोसाइटी के बारे में, ये हमें किस तरीके से पढ़ने होंगे, हमें पढ़ने होंगे किस तरीके से कि यार हिस्ट्री क्या रही है, कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई थी, रिलेशनशिप क्या है सोसाइटी का, सोशियोलॉजी का बाकी डिसिप्लिन के साथ, है ना। हम लोग ये देखेंगे कि ग्लोबल एस्पेक्ट क्या है इसका। फिर हम लोग ये देखेंगे फोर्थ के अंदर के स्टडिंग द सोसाइटी कैन बी बेटर अंडरस्टूड इफ यू लुक बैक हिस्टोरिकली, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि दूसरी सोसाइटीज से भी हम कंपेयर करेंगे कि कैसा है। फिर हम ये पढ़ेंगे सोशियोलॉजी को एज अ सिस्टमेटिक स्टडी, कि किस तरीके से जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन जो है सोसाइटी जो सोशियोलॉजी का है, क्या वो ही है एक्चुअली सोशियोलॉजी, या फिर उससे कुछ अलग है। ये सब चीजें जो है हम आने वाले जो इसके पार्ट्स है चैप्टर के उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखो ये जो पूरी बुक है ना एनसीईआरटी, सबसे सही बुक मैं कहूंगी जो डिजाइन करी गई है। लाइक इतनी ब्यूटीफुली इसको जो पूरा एक्सप्लेन करा है ना जिस तरीके से, अगर कोई बच्चा इसको अच्छे से थरली भी पढ़ लेना, जरूरत नहीं है कोई भी एडवांस बुक पढ़ने की, सच में, क्योंकि मैंने खुद ने पढ़ी है एंड दीज आर रियली रिटन रियली ब्यूटीफुली। अब देखो फर्स्ट यूनिट आ रही है इसकी, फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का जो है वो फर्स्ट जो सब हेडिंग में कहूँ तो ये है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, द पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू। यानी जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है वो पर्सनल प्रॉब्लम है और पब्लिक इशू भी है, यानी हम जो सोशियोलॉजिकली सोचते हैं। अब देखो कैसे, we begin with a set of suggestions that drew our attention to how the individual and the society are dialectically linked। यानी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, यहाँ पे आपने देखा था जब हम ये बातें कर रहे थे कि भाई करियर कैसे सोसाइटी इम्पैक्ट कर रही है करियर को, तो उसी की यहाँ बात हो रही है कि कैसे सोसाइटी और इंडिविजुअल जो है ना वो डायलेक्टिकली लिंक्ड है, यानी कि एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है। अब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये सोशियोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं इसके बारे में। देखो पहला सोशियोलॉजिस्ट आ जाता है C.W. मिल्स, दैट इज राइट मिल्स, सी राइट मिल्स। वो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो है ना प्रिसाइजली किस पे डिपेंड कर रही है कि कैसे पर्सनल और पब्लिक चीजें रिलेटेड है। यानी मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो कैसे रिलेटेड है पब्लिक ओपिनियन से। मान लीजिए मेरा मानना है कि चाइल्ड मैरिज बैन होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए हर तरीके से, लेकिन सोसाइटी वाले कह रहे हैं, मैं गांव में रह रही हूँ, सोसाइटी वाले कह रहे हैं कि नहीं हमें तो देखो डाउरी वगैरह में इजी होता है, बचपन में ही हम शादी कर दें तो वो बेटर रहेगा। तो अब वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यानी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसे कंट्रास्ट कर रहा है, या फिर कैसे पैरेलल है, या फिर एकदम से यूनानिमस है उन लोगों के साथ जो कि जैसे मैं सोचती हूँ क्या वो भी वैसे ही सोच रहे हैं। तो ये पूरा एक पॉइंट ऑफ व्यू उसने C.W. मिल्स ने दिया है। अब देखो ये जो एक्टिविटीज होती है ना आपकी बुक के अंदर, इसको ना छोड़ा मत करो आप लोगों का काम होना चाहिए कि नहीं मुझे पूरी एक्टिविटी को भी समझना है, क्योंकि आप सिर्फ इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हो कि मैं नंबर लेकर आ जाऊं। ये वाली जो थिंकिंग है ना बिल्कुल हमें बदलनी है। हमें एक्चुअली में जो चीजें लिख रखी है उन पे गौर गौर करना है, और हमें इन चीजों को भी समझने की कोशिश करनी है इस पर्सपेक्टिव से। अब देखो क्या एक्टिविटी दी है, read the text from the mills carefully, then examine the visual and report below. Do you notice how the visual is of a poor homeless couple? The sociological imagination helps to understand and explain homelessness as a public issue. Can you identify what could be the causes of homelessness? यानी हमें क्या पढ़ना है कि ये एक C.W. मिल्स का कुछ दे रखा है नीचे, उसको हमें पढ़ना है और हमें ये पता करना है कि ये होमलेसनेस को अंडरस्टैंड करवाएगा हमें, तो वो हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे कॉजेस क्या होते हैं होमलेसनेस के। फिर उसके बाद इसमें क्या दे रखा है कि आप अपनी क्लास या कोई भी आपका ग्रुप जो है उसके अंदर आप चीजें समझो कि क्यों होमलेसनेस हो रही है, क्या रीजन है उसके पीछे, क्या एम्प्लॉयमेंट रीजन है, या फिर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एक रीजन है। ये सारी चीजें आपने डिस्कस करनी है
क्या आपको लगता है कि होमलेसनेस जो है एक पब्लिक इशू है और इसके इसके लिए जो है मेजर्स लेने चाहिए? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, जो सरकार ने स्टार्ट करी है, वो उसका क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरी सिचुएशन में? तो अब देखो, यहाँ पे ये पूरा का पूरा CW मिल्स का अपन को एक्सप्लेन कर रखा है। देखो क्या दे रखा है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इनेबल्स अस टू ग्रास्प हिस्ट्री एंड बायोग्राफी एंड द रिलेशंस बिटवीन टू विद इन द सोसाइटी। यानी कह रहा है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो है ना, वो क्या कर रही है, हमें हेल्प कर रही है हिस्ट्री को ग्रास्प करने में एंड बायोग्राफी को ग्रास्प करने में। यानी कि हिस्ट्री और बायोग्राफी ये दोनों कैसे रिलेटेड है और इनका क्या रिलेशन है हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, आगे लिखा है कि परहैप्स द मोस्ट फ्रूटफुल डिस्टिंक्शन विद विच द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वर्क्स इज बिटवीन द पर्सनल ट्रबल्स एंड द पब्लिक इश्यूज। यानी पर्सनल ट्रबल्स जो मिलियू के अंदर, यानी कि हम लोगों के अंदर जो पर्सनल ट्रबल्स चल रहे हैं वो, और जो पब्लिक इश्यूज है पूरे सोसाइटी के अंदर, ये दोनों कैसे रिलेटेड है। ये फर्स्ट वाली जो लाइन है ना, ये बड़ी सी कंफ्यूजिंग सी है। तो आप क्या करो, आप सेकंड लाइन में उसका मतलब समझो। देखो ये एक पूरी लाइन जो है ना, पूरे पैराग्राफ को सम अप कर रही है, जो कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में इसकी ये हेडिंग देखी थी, पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू। तो ये क्या कह रहा है, CW मिल्स ने कहा कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो है ना, वो किसके बीच में वर्क कर रही है, पर्सनल ट्रबल्स और पब्लिक इश्यूज में। ट्रबल्स अकर विद इन द कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल एंड विद इन द रेंज ऑफ हिज इमीडिएट रिलेशंस विद अदर्स। यानी ट्रबल्स जो होते हैं ना, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हम देखेंगे जनरली प्रॉब्लम्स किसके साथ होगी, या तो हमारे जो इमीडिएट रिलेशंस जिनके साथ है उनके साथ, या तो हमारे खुद के साथ, या फिर हमारे जो सोशल लाइफ है उसके अंदर। यानी प्रॉब्लम्स जो एक इंसान किसमें फेस कर रहा है, इमीडिएट रिलेशनशिप वालों से। यानी मेरी मम्मी से कुछ बहस हो गई, या फिर मेरे भाई से कुछ बहस हो गई, या फिर खुद से, यानी कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ यार, ये जो जॉब मैं कर रही हूँ, प्राइवेट जॉब मेरी चल रही है, 9 से 5 जा रही हूँ और पैसे भी बहुत कम मिल रहे हैं। या फिर कोई मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसमें मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। या फिर सोशल लाइफ, मेरी जो सोशल लाइफ है उसके अंदर बिल्कुल मेरे को प्रॉब्लम फील कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मेरे तो यार कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। तो इस तरीके की चीजें जो, इससे क्या हो रहा है, मेरे कुछ पर्सनल ट्रबल्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो इश्यूज है ना, ये क्या करेंगे, ये आगे जाके हमारे जो, मतलब हमारी जो इनर लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना एज एन इंडिविजुअल, वो हमारी कहीं ना कहीं आउटर जो हमारी सोशल लाइफ है उसको इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे, है ना। अब देखो आगे क्या बताया है कि जब एक सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज हो जाती है ना, तो एक पीजेंट क्या होता है, एक वर्कर बन जाता है। एक फ्यूडल लॉर्ड क्या हो रहा है, बिजनेसमैन बन गया। एक क्लास जो है राइज और फॉल होती रहती है, इंसान अनएम्प्लॉय भी होते हैं, एम्प्लॉय भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है ना। सेल्समैन का आप देखोगे तो सेल्समैन एक रॉकेट लॉन्चर बन जाता है, एक स्टोर क्लर्क है, रडार मैन है, एक वाइफ है जो अकेली रहने लग गई। अब देखो ये जो पूरा, अगर आपको छोटा सा समझाऊं ना, इसके अंदर क्या है ना, ये लोग बात, ये CW मिल्स कब के बारे में बात कर रहे हैं, पहले जब वॉर के टाइम पे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, या फिर जब बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो उस दौरान क्या हो रहा है, उसके अंदर जब सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो एक पीजेंट जो है एक वर्कर बन गया, एक फ्यूडल लॉर्ड एक बिजनेसमैन बन जाता है। एक क्लासेस जो है राइज फॉल होती जा रही है ना, जब वॉर हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक सेल्समैन एक रॉकेट लॉन्चर बन रहा है, रडार मैन आ रहे हैं, वाइफ को अकेला रहना पड़ रहा है, बच्चों को बिना उसके पापा के ग्रो करना पड़ रहा है। समझ रहे हो। तो CW मिल्स ने होमलेसनेस के बारे में भी बताया है इसके अंदर, कि जब वॉर हो रहा था ना, उस दौरान क्या हुआ कि जो सारे घर के मेल्स थे वो लड़ने चले जाते थे, तो बचता कौन था, विमेन एंड द चाइल्ड। अब दोनों को मिलकर जो है अपना वो गुजारा कर रही हैं जो फीमेल है, और सारा का सारा जो काम है उनके ऊपर आ गया, हर चीज उनको उनको मैनेज करनी है कि कैसे हमने जो है अब हमारे बच्चों का पालन पोषण करना है, राइट। तो सारी चीजें उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो ये चीज इसमें बताई गई है। तो आपको ये चीज पढ़ के आपको ये एग्जामिन करना है कि होमलेसनेस क्या है, इस पूरे के अंदर आप देखो, पढ़ो, इसको डीप में समझो, फिर आप ये देखोगे कॉजेज क्या है इसके, होमलेसनेस के और क्या कॉजेज हो सकते हैं, मतलब आप जो चीज पढ़ रहे हो ना उसको थोड़ा डीपली समझे। अब देखो लास्ट क्या था, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना किसकी है, रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। ये फाइनेंशियल और लेबर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है हाउसलेस फैमिलीज को, और जो है एक अच्छा खासा जो है कच्चे हाउसेस जो है वो पक्के हाउस में कन्वर्ट कर रही है। देखो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा है, देखो आप ये क्वेश्चंस को आंसर करोगे ना, आप में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। क्या लिखा है, कैन यू थिंक ऑफ अदर इश्यूज दैट शो द कनेक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड पब्लिक इश्यूज। क्या कुछ ऐसा सोच पा रहे हो आपके जिसमें एक कनेक्शन आपको मिले
पर्सनल प्रॉब्लम्स और पब्लिक इश्यूज में कि कैसे आपस में जो है ये चीजें इंटरलिंक्ड है। क्या आपको कुछ ऐसा सोच पा रहे हो आप? जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, अब देखो ये वाला जो पेज है, अब अपन ने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसमें क्या आ रहा है? प्लूरैलिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमंग द सोसाइटी। प्लूरैलिटीज यानी तरह तरह की जो डिफरेंसेस होते हैं या अलग तरीके से जो, जैसे मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, किसी और का कोई पॉइंट ऑफ व्यू। इनइक्वालिटीज यानी जो असमानता है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में। अब देखो अगर मैं स्टार्ट करूं तो क्या है? इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वी बिलोंग इन अ सेंस टू मोर देन वन सोसाइटी। देखो कितनी डीप सी बात कही है, आप इसको समझें। लिखा है कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर जो है, एक मानना यह है कि मैं एक से ज्यादा सोसाइटी को बिलोंग करती हूँ। इसका क्या मतलब है? एक से ज्यादा सोसाइटी को बिलोंग करने का मतलब कैसे हो गया कि मैं एक एक पॉइंट ऑफ व्यू पे, जब मैं मेरे घर पे आ रही हूँ तो मैं एक फैमिली इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड हूँ। मैं यहाँ पे जब रह रही हूँ तो एक अलग तरीके का मेरा बिहेवियर है। जब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हूँ, अलग तरीके का बिहेवियर है। अगर मैं पढ़ाने जा रही हूँ, मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रही हूँ, वहां पे मेरा एक प्रोफेशनल बिहेवियर होगा, एक अलग बिहेवियर होगा। समझ रहे हो? मैं कॉन्फ्रेंस लेने जा रही हूँ, कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ मेरा कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, उसमें मेरा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एक अलग मेरी पर्सनालिटी दिखेगी। समझ रहे हो? मतलब एक ही इंसान अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, राइट? देखो अगर फॉरेनर्स की बात करें तो हमारी जो, हम जो कहते हैं ना आर सोसाइटी, वो क्या बन जाती है? इंडियन सोसाइटी। हम इंडिया में रह के थोड़ी बोलेंगे इंडियन सोसाइटी है हमारी, हम जानते हैं वी आर ऑलरेडी लिविंग हियर। लेकिन हम अमेरिका की बात करेंगे, हम कहेंगे अमेरिकन सोसाइटी। समझ रहे हो? तो कैसे कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना पूरी तरीके से बदल जाता है। अब देखो, दिस डाइवर्सिटी मेक्स डिसाइडिंग विच सोसाइटी वी आर टॉकिंग अबाउट इज डिफिकल्ट। देखो अब ये चीज ही तो डिफिकल्ट बना देती है। अब हम कुछ भी बात कर रहे हैं, कोई पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना समझाना कि मैं एग्जैक्टली किस सोसाइटी की बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ, जब मैं एक यूनिवर्सली बात कर रही हूँ, है ना? तो इसीलिए ये क्या है, एक मैपिंग ऑफ सोसाइटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? While reflecting on what to focus on in his films, अब देखो सत्यजीत रे का कुछ कुछ इसमें यहाँ पे कुछ दिया है, आप पढ़ सकते हो इफ यू हैव टाइम। अब इसको अगर हम आगे आगे देखें तो अब यहाँ पे आ जाओ। देखिए मैं ना बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ पिक्चर्स पे और जो क्वेश्चंस पूछे गए ना उस पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आई अगेन रिपीट इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनइक्वालिटी की बात हो रही थी, तो सबसे बड़ी इनइक्वालिटी क्या है? हंगर, राइट? कि कुछ लोगों को खाना मिल रहा है, कुछ लोगों को खाना नहीं मिल रहा, कुछ बेचारे भूखे सो रहे हैं और हम लोग खाना वेस्ट कर रहे हैं। वी आर जस्ट थ्रोइंग इट एंड वी आर जस्ट नॉट, हम लोग थैंकफुल नहीं है जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसके लिए। और कुछ लोग हैं जो कि भूखे सो रहे हैं। अब देखो हंगर के बारे में बात करिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि हंगर किल्स द वर्ल्ड। 6 मिलियन पीपल जो कि 2005 में वर्ल्ड वाइड दे डाइड ऑफ क्रोनिक हंगर। यू गेटिंग माई पॉइंट? एक 5 साल का बच्चा माल न्यूट्रिशन से मर रहा है। एंड इट इज सो सैडनिंग दैट वी सी चाइल्ड हंगर जो है ना, वो एक तरीके से वर्ल्ड हंगर में कन्वर्ट हो रहा है। एक तरफ है जो कि माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है और एक तरफ जो है क्या हो रहा है? वेट रिलेटेड ओबेसिटी बढ़ रही है, यानी कि किड्स आर गेटिंग ओबीस, राइट? तो ये जो भुखमरी है इसको कहते हैं, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम सोसाइटी में फेस करनी पड़ती है। अब देखो आप ये देखो कि किस काइंड, व्हाट काइंड ऑफ प्लुरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज डू यू सी हियर। आप इस पिक्चर में देखें माल न्यूट्रिशन हो रहा है, इस पिक्चर में देखिए ओबेसिटी हो रहा है, इसके अंदर वी सी फूड सिक्योरिटी के लिए हम लोग जो है खेती हो रही है। इस तरफ अगर अपन देखें क्या इनइक्वालिटी है, यहाँ पे वेज लेबरर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे सैलरीड लोग हैं, राइट? सो इस अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटीज की बात करिए। आप भी देखिए, आपका एक अलग पर्सपेक्टिव निकल के आएगा। जस्ट डोंट स्टिक टू माई पर्सपेक्टिव्स, राइट? इनको ऑब्जर्व करो, सोचो कि यार ये किससे रिलेटेड है ये पिक्चर्स। अब देखो दूसरी एक्टिविटी आ जाती है। दूसरी एक्टिविटी क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो ये कहता है कि सैनिटेशन फैसिलिटीज का एक्सेस मोर देन 60% लोगों को है। तो हमें ये देखना है कि सोशल इनइक्वालिटी के इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे भी रखा है एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। क्या कह रहा है ये? आपको ये पता करना है कि सोशल इनइक्वालिटीज कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस तरह से। यानी एजुकेशन में है क्या, हेल्थ में सोशल इनइक्वालिटी फील कर रहे हो क्या आप, एम्प्लॉयमेंट में दिख रही है क्या कहीं पे सोशल इनइक्वालिटी। ये चीजें इसमें आपको डिस्कस करनी है। समझ गए? ये आपका सेकंड टास्क हो गया। फर्स्ट टास्क, जस्ट कीप नोटिंग दीज थिंग्स। इफ यू आर नॉट नोटिंग एनीथिंग एल्स, जस्ट नोट दिस थिंग। फर्स्ट टास्क है आपको पता लगाना है होमलेसनेस क्या है, कॉजेज ऑफ होमलेसनेस क्या है, इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसके अलावा और क्या रीजन है। ठीक है, उसके बाद आपकी सेकंड एक्टिविटी है
जो कि है ये वाली, जिसके अंदर आपको ये पिक्चर्स ऑब्जर्व करनी है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। तीसरी एक्टिविटी, सोशल इनइक्वालिटी कौन कौन से स्पेयर्स में आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब आता है हमारा ये जो कि है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। अब देखिए सोशियोलॉजी क्या है उसके बारे में जो है बताया गया है। सोशियोलॉजी क्या है, एक इंटरकनेक्टेड होल है, क्या मतलब हर एक चीज कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, वो एक सोशियोलॉजी है। यानी कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जॉब मार्केट के बारे में कि जॉब मार्केट कैसे डिफाइन कर रहे हैं अपन, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फैमिली वाली चीजें आ रही है, कल्चर आ रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, राइट। अब देखो सोशियोलॉजी पहला सब्जेक्ट नहीं है जो कि है ना हमें सोसाइटी के बारे में या फिर उनके बिहेवियर के बारे में बता रहा है, और भी बहुत सब्जेक्ट्स आए हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि ये जो ह्यूमन है वो किस तरीके से सोचता है, और फिर सोशल थिंकर्स का उस पर क्या कहना है, उनके क्या आइडियाज है, उनकी जो रिसर्च है वो अपन को मिलेगी इसके अंदर कि उन्होंने सच में जाके रियल टाइम में रिसर्च करी है, और वो फिर उनका जो जो भी वो पढ़ रहे हैं दैट विल बी बैक्ड अप बाय देयर रिसर्च एंड इट विल बी बैक्ड अप बाय देयर लॉजिक। तो ये चीजें जो है वो हमें समझनी है किसके पर्सपेक्टिव से, थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब देखो हर दिन में क्या हो रहा है, मेरी सोसाइटी जो है वो कैसी है, अमेरिकन सोसाइटी कैसी है, कॉमन सेंस वाली जो चीजें हैं क्या उनसे अलग है क्या सोसाइटी, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है। अब आगे अपन देखें तो देखो ये आगे एक और सोशल साइंटिस्ट। अब देखो जहां पे भी थिंकर्स आ रहे हैं, सोशियोलॉजी को कैसे पढ़ना है, थिंकर्स को अंडरलाइन करें, जो भी सोशल इश्यूज दिख रहे हैं फटाफट उन पे नोट करो। सोशल इश्यूज कितने सारे अपन ने पढ़ लिए, होमलेसनेस देख ली, हंगर वाला देख लिया, फिर अपने मैल न्यूट्रिशन वाली चीज देख ली कि चिल्ड्रन में मैल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर उसके बाद हमने इनइक्वालिटी देखी, सोशल इनइक्वालिटी अलग अलग जगहों पे कैसे हो रही है वो। अब पांचवी चीज जो आपको करनी है क्या, थिंकर्स को नोट करते जाओ। देखो पीटर बर्गर जो है ना उसने क्या बोला, एक अनयूजुअल पॉइंट ऑफ व्यू बताया। इन्होंने कहा इन एनी पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इट इज ऑफ एडवांटेज टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द इंटेलिजेंस ऑर्गन्स ऑफ द अपोजिंग साइड, बट दिस इज सो only because good intelligence consists of information free of bias. If a spy does his or her reporting in terms of ideology and ambitions of his or her superiors, his or her reports are useless not only to the enemy if the latter should capture them, but also to the spy's own side. The sociologist is a spy in every way possible. His or her job is to report as accurately as possible. अब देखो कितनी अच्छी चीज बोली है पीटर बर्गर ने। इन्होंने क्या बोला कि एक स्पाई जो होता है ना, जैसे मान लीजिए मैं कोई रॉ में काम करती हूँ, तो मेरे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है मैं लड़की हूँ, तो मेरा ऐसा है कि मुझे बस लड़कों से ना बहुत ज्यादा मेरे अंदर एक हेट्रेड डेवलप हो गया। तो कोई बंदा है जो कि मतलब अच्छी चीजें कर रहा है सोसाइटी के लिए, काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर कुछ उसके लिए जो है नेगेटिव है, तो मैंने क्या किया, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी मेरे सीनियर्स को। जो दूसरी कोई कंट्री है उसको भी मैंने उस लड़के के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, जस्ट बिकॉज आई जस्ट डोंट लाइक दैट बॉय। तो अब इससे क्या होगा, सबसे बड़ा नुकसान क्या किया मैंने, एथिकल इशू कर दिया, यहाँ पे एक अनएथिकल प्रैक्टिस फॉलो की, राइट। हम लोग यूपीएससी में पढ़ते हैं एथिक्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो एथिकल इशू हो गया कि मैंने बिल्कुल भी एथिक्स को फॉलो नहीं किया, मैंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई अच्छे से। सेकेंड चीज मैंने क्या करी, मैंने करी एक क्या, मैंने अपनी जो स्टीरियोटाइप्स है उसको बीच में लेकर आ गई मैं, कि मेरे को नहीं पसंद तो भाई मैं तो इसको फंसाऊंगी, मैं तो बिल्कुल इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दूंगी और बस ऐसे मुझे करना है। तो ये एक बहुत गलत तरीका है। तो क्या कह रहे हैं पीटर बर्गर के, एक्चुअली में सोशियोलॉजिस्ट जो एक स्पाई होते हैं कि आपको अपनी चीजें बीच में नहीं लानी है, मुझे बर्गर पसंद है नहीं पसंद है उससे मेरी जो अगर कोई रिसर्च मैं कर रही हूँ कोई हेल्दी फूड पे या अनहेल्दी फूड पे, उसके ऊपर कुछ भी मैं बोल रही हूँ वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मेरी पर्सनल चॉइसेस उसको इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो। तो इसीलिए सोशियोलॉजिस्ट की कही हुई बातें जो है ना हम पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं, हालांकि आगे और उस पर फिर रिसर्च होती रहती है, लिटरेचर रिव्यूज चलते रहते हैं, वो खैर वो एक अलग बात है। तो इस तरीके से सोशियोलॉजिस्ट जो है वो पढ़ते हैं। अगर मान लो कल को मैं जाके मेरे कॉलेज में बोल दूं कि यार 1 घंटा ना स्लीप ब्रेक होना चाहिए, 1 घंटा बच्चों को सोने देना चाहिए, तो मेरे कहने पे थोड़ी बात मानेंगे। लेकिन अगर बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर मैं जाऊं स्टडी करूं इसके ऊपर, क्या यार सच में बच्चे 1.5 घंटे 2-2 घंटे के लेक्चर से बोर हो रहे हैं, बीच में उनको 10-15 मिनट का ब्रेक मिलना चाहिए, एक स्लीप ब्रेक मिलना चाहिए, एक कहते हैं ना पावर नैप मिलनी चाहिए।
तो फिर ज़रूर लोग इस पे गौर करेंगे। क्यों गौर कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास पुख्ता चीज़ें हैं, राइट, मैंने रिसर्च करी है उस पे, इसलिए। तो अब देखो, क्या इसका मतलब ये हो गया कि सोशियोलॉजिस्ट जो है उनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी सोशल फाइंडिंग्स जो है उसके अंदर, हर चीज़ के अंदर उनको एकदम पर्टिकुलरली स्टिक करना पड़ेगा जो वो चीज़ निकल उससे? क्या वो एक सिटीजन की तरह नहीं सोच सकते हैं? ये एक चीज है। बट दिस asking is not sociological asking. This is like the biologist whose biological knowledge can be employed to heal or kill. This does not mean the biologist is free of his responsibility as to which he serves, but this is not a biological question. यानी ये कह रहे हैं, ये फिर एक क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि यार सोशियोलॉजिस्ट जो है बेचारे, क्या उनके पास कोई वो नहीं है क्या, राइट, कि मतलब उनको लग रहा है कि ये चीज सही नहीं है तो क्या फिर वो चीज गलत हो गई क्या? देखो आगे क्या बोला है। सोशियोलॉजी हैज फ्रॉम इट्स बिगिनिंग अंडरस्टूड इटसेल्फ एज साइंस। सोशियोलॉजी जो है खुद को कैसे समझता है? साइंस की तरह। अनलाइक द कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन, स्टार्टिंग से क्वेश्चन आ रहा है कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस कैसे रिलेटेड हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाता है कि कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल डिफरेंट है सोसाइटी। समझ रहे हो? सोशियोलॉजी के अंदर पूरी तरीके से प्रोसीजर्स होते हैं। हर एक चीज जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर टिकी हुई है। हर एक चीज जो है इसी पर टिकी हुई है कि वो एक रिसर्च क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, डेटा कैसे कलेक्ट किया था मैंने, रिसर्चर ने क्या किया था, कौन से रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो हुए। तो आपको कभी भी कोई बोले ना यार सोशियोलॉजी तो बड़ा कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट है, तो नो, देयर इज अ डिफरेंस। देखो, देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, राइट। तो कॉमन सेंस का मतलब ये हो गया कि मैंने बस कुछ भी कॉमन सेंस से लगा दिया। साइंस में कॉमन सेंस नहीं चलेगा, जब तक मैं उसको केमिकल रिएक्शन नहीं करती हूँ तब तक कुछ नहीं हो सकता। उस चीज को कोई प्रूव नहीं कर सकता। मैंने प्रूव कर दिया कि ये जो गैस है CO2 है, देन ओनली इट विल वर्क, अदरवाइज इट वोंट। देन देखिए, ये आता है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, इसी के ऊपर सब कुछ हम बात कर रहे हैं ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये समझेंगे सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस नॉलेज में क्या डिफरेंस है, क्या हमें पढ़ना है एग्जैक्टली और थोड़ा डीप इसको समझेंगे हम, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, जो टास्क मैं देती हूँ उसको सीरियसली करो, एंड आई प्रॉमिस यू गाइज, आप बस लेक्चर्स देखते चले जाओ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी मैं डेवलप कर दूंगी। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी कोशिश करूंगी टाइम पे लेक्चर्स डिलीवर कर पाऊँ। जस्ट कीप वॉचिंग व्हाट आई एम पोस्टिंग, स्पेशली सोशियोलॉजी के लेक्चर्स, राइट, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज। किसको हेल्प करेगी? हमेशा की तरह 11th क्लास के बच्चों को, 12th क्लास के बच्चे जो कि अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं, यूपीएससी ऑप्शनल जिनका है सोशियोलॉजी और जस्ट स्टार्ट ही उन्हें करना है, तो इट विल बी अमेजिंग। एंड एक कॉमन मैन के लिए जिसको जानना है कि सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी क्या होती है, थोड़ा एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वो डेवलप करना चाहते हैं अपने अंदर, सो डेफिनेटली टेक these लेक्चर्स। And thank you so much for watching. I hope you like the videos and I hope you like this video as well. And soon I'll see you with another lecture. अभी के लिए यहीं पे हम लोग इसको एंड करते हैं लेक्चर को, and just like and keep sharing, keep subscribing to the channel and help us to grow together. Let's grow together so that ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये help पहुँचे, because मैं completely free content deliver कर रही हूँ for you guys and I'm really working hard, taking out time for you guys. So I also need your support. Okay, thank you so much. Have a good day.